Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP. So friends, हम लोगों ने पिछली क्लास में टॉपिक की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन इन एनिमल चल रहा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिक वे में, ठीक है। पूरा मैंने डायग्राम बनाया था, अच्छे से सारी चीज़ें बताई थी। वहाँ बोला था आप नोट्स मत बनाना, हम खुद आपको सारी चीज़ें लिखवाएंगे। एग्ज़ाम में जितनी सारी चीज़ें पूछी गई हैं वो भी आपको मिलेंगी और एक्स्ट्रा भी चीज़ें मिलेंगी जो कि अदर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो आपने शायद यही किया होगा, यदि आपने बनाया भी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नोट्स की, यानी आज की जो हमारी क्लास है वो नोट्स से रिलेटेड है। एक मिनट फ्रेंड, कैप गिर गया तो मैं उसको उठा लेती हूँ। हाँ, देखिए मैंने बताया था जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे पहला पार्ट होता है माउथ, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए माउथ है जिसे बोलते हैं बकल कैविटी, मुख गुहिका। इससे क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है, जो अंता नहीं बोलेंगे, अंतर्ग्रहण, ठीक है। भोजन का क्या होता है, डिजेशन होता है। भोजन को हम लेते हैं किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, भोजन को लेना माउथ के थ्रू, दैट इज ये क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण या फिर डिजेशन कहलाता है, INGESTION, ठीक है। ये पूछा गया है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, डिजेशन है, जो कि किसके थ्रू है, मुख के थ्रू है क्या, बॉडी के अंदर फूड को लेना। अब माउथ जो है वो कई सारे अंगों से मिलकर बना है। वो अंग कौन कौन से हैं, तो पैलेट हो गया यानी तालु हो गया, जीवा हो गई, लार ग्रंथियाँ हो गई, दांत हो गए, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तालु की, जिसे पैलेट बोला जाता है इंग्लिश में। आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करें, मैं तो यही बोलती हूँ पैलेट, क्योंकि स्पेलिंग अच्छे से भी बना लेती हूँ। एक चीज़ मैं बताऊँ फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ना प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब सा है ना, मतलब कि उनके वर्ड्स से एकदम अलग हट के है, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, हम अगर लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो हम वैसे याद रखते हैं जैसे हम स्पेलिंग भी बना सके। तो आप इस पर फोकस मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख दे रही हूँ, तो आप इस पर ध्यान देना, ठीक है। देखिए जो तालु होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कठोर तालु और एक होता है सॉफ्ट तालु, मुलायम वाला। अब कठोर तालु क्या है मैम, देखिए वो पार्ट जीभ जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट, ठीक है, मुख का सबसे ऊपर वाला पार्ट, जहाँ तक हमारी जीभ पहुँचते। देखिए ये जो हम ऊपर जीभ से टच कर रहे हैं ऊपर वाला पार्ट ना, यही है तालु। और जहाँ तक हमारी जीभ पहुँचती है, आगे से लेके पीछे तक जहाँ तक हमारी जीभ पहुँचती है, वो पार्ट कहलाता है कठोर तालु। और दूसरा सॉफ्ट तालु क्या है, तो जो सॉफ्ट तालु है जहाँ पर हमारी जीभ नहीं पहुँचती, हम जीभ को पीछे करेंगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से हमारी जीभ आगे नहीं जाती है ना, तो वो पार्ट कहलाता है सॉफ्ट तालु। सॉफ्ट तालु कहलाता है, समझ में। और जो सॉफ्ट तालु है उसी में क्या होता है, लास्ट में एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर लटक रहा होता है जिसे बोलते हैं यवला, जो कि वर्क क्या करता है, फूड को नाक के छिद्र में जाने से रोकता है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, तालु जो होता है वो माउथ का सबसे ऊपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला भाग होता है। ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक कठोर तालु है, एक है मुलायम तालु, ठीक है। जो कठोर तालु है जहाँ तक हमारी जीभ पहुँचती है, कठोर तालु है। और जो मुलायम तालु का है, जहाँ हमारी जीभ नहीं पहुँचती है। ये सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं क्योंकि आप इसको समझ लेंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, हम समझा रहे हैं ना, जीभ वाला पार्ट सारा करके बता रहे हैं ना, तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा क्या सारी चीज़ें, तो वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। अब जो मुलायम तालु है, मैं उन चीज़ों को लिखा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, समझाने वाली चीज़ें हम ओरली बोल देते हैं। देखिए जो मुलायम तालु, इसी तालु से अंदर की ओर यवला लटकता रहता है, जो फूड को नाक के छिद्र में जाने से रोकता है। तो आपको आई थिंक तालु क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम जीभ की, टंग की बात करते हैं, TONGUE, ठीक है। टंग की बात करते हैं। आई थिंक उस बार मैंने टंग को स्पेलिंग कुछ गलत लिखी थी क्या, याद नहीं, चलो कोई नहीं। देखिए जो जीभ होती है वो जो ऊपर वाला पार्ट है उसके नीचे वाला जो भाग होता है वो जीभ कहलाता है। हमारे माउथ की बात करें, हमारे माउथ में जो ऊपर वाला भाग होता है उसको तालु बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है जीभ। अब जीभ क्या करती है, तो जीभ के कई सारे काम में हमारे बोलने में भी हेल्प करती है, क्लीनिंग करने में हेल्प करती है, माउथ की क्लीनिंग करने में हेल्प करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है उसका भोजन के स्वाद की पहचान करना, जो हम फूड खाते हैं उसको टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है ना। यानी क्यों ऐसा करती है, क्या प्रेजेंट होता है उसमें प्रेजेंट होती है टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, यानी स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। टोटल स्वाद कलिकाएं कितनी होती है, 3 होती हैं फ्रेंड्स। उनके नाम आपको नहीं याद रखने, मैं सिर्फ ऐसे बोल रही हूँ,
फंगी फॉर्म या फ्यूगी फॉर्म बोल सकते हैं आप। दूसरा होता है पिलीफॉर्म। तीसरा है सर्कमवैलेट। फंगी फॉर्म या फ्यूगी फॉर्म, ठीक है, जो भी आप बोलते हो। दूसरा क्या है पिलीफॉर्म, PILLI है पिलीफॉर्म। फिर तीसरा है सर्कमवैलेट। ये 3 प्रकार की टेस्ट बड प्रेजेंट होती है हमारे जीभ में, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती हैं। जो भी हमारे फूड में टेस्ट होता है उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमारी जीभ कौन कौन से टेस्ट को किस किस भाग से रिकॉग्नाइज करती है। हमें टेस्ट बड नहीं याद रखने, स्वाद कलिकाएं नहीं याद रखने। तो मैंने वो लिखा है इसमें, भोजन के स्वाद की पहचान करना इसका काम होता है। क्यों? क्योंकि स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। ब्रैकेट में बिकॉज लिखा है, बी ऑब्लिक करके सी कर दिया, बिकॉज स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये मैंने बनाया है जीभ का स्ट्रक्चर। देखिए, जीभ को आप बाहर निकालिए शीशे के सामने। जो बाहर वाला पार्ट मतलब सबसे आगे वाला पार्ट है, यही प्रेजेंट होती है पहली टेस्ट बड, जिसका नाम है फ्यूगिफॉर्म, ठीक है, या फंगी फॉर्म, फ्यूगिफॉर्म बोल सकते हैं, फ्यूजिफॉर्म बोल सकते हैं। साइड में जो है, ये साइड वाला लैटरल पार्ट जिसे बोलेंगे, पार्श्व जिसे बोलते हैं, आई थिंक, है ना। तो ये पार्श्व वाला जो पार्ट है, लैटरल वाला पार्ट, यहाँ प्रेजेंट होती है कौन सी, पिलीफॉर्म, ठीक है। और सबसे अंदर वाला जो है ना, अंदर वाले पार्ट में, तो वहाँ प्रेजेंट होती है सर्कमवैलेट। अब यहाँ मैं टेस्ट बड की बात कर, टेस्ट बड तो मैंने बता दिया क्योंकि नाम नहीं याद रखने, सिर्फ सुन लीजिए आप, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हायर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं पूछा जाएगा। देखिए, ये है जीभ का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैंने मध्य भाग लिखा है, मध्य नहीं होगा, यहाँ पे पार्श्व होगा क्योंकि बीच वाला नहीं है, पार्श्व भाग, ठीक है। देखिए, सबसे आगे वाला भाग जो है अग्रभाग, जो किस चीज़ का टेस्ट करता है, मीठा और नमकीन को बताता है। ये साइड वाले पार्ट, जब हम लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, गोलगप्पा, ठीक है, पानी पूरी जब खाते हैं, साइड से बहुत खट्टा खट्टा सा लगता है ना। तो देखिए, जो ये वाला, ये लैटरल पार्ट है, ये किस चीज़ को, खट्टे को, ठीक है, खट्टे को रिकॉग्नाइज करता है। ये पीछे वाला पार्ट कड़वा और तीखा। तो देखिए, ये किसको करता है, स्वीट और जो सॉल्टी चीज़ें हैं। आगे वाला भाग लैटरल पार्ट जो करता है सोर, यानी खट्टा वाला, ठीक है, शोर। उसके बाद इसकी बात करेंगे, जो सबसे पीछे वाला पार्ट है, ये किसका, बिटर और तीखा, जो भी स्पाइसी है ना। तो इन सब चीज़ों का क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो ये हुई जीभ से रिलेटेड चीज़, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, इसका क्वेश्चन पूछा गया है ना। आगे बात करते हैं लार ग्रंथियों की, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं। अब लार ग्रंथियों की अगर बात करें तो ह्यूमन में 3 पेयर लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं। कितनी, 3 जोड़ी में लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती है, यानी टोटल कितनी होती हैं, 6 होती हैं, है ना। अगर मैं उसकी बात करूँ, क्या बोलते हैं, नाम की बात करूँ ना, कौन कौन से नाम होते हैं, तो तीन प्रेजेंट होती हैं, पेयर में प्रेजेंट होती है। एक होती है सब मैक्सिलरी, पैरोटिड और सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये 3 नाम होते हैं, मुझे हिंदी में नहीं याद फ्रेंड्स, लेकिन यही नाम है किसके, सलाइवरी ग्लैंड्स का, जो कि 3 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। आगे देखिए क्या होता है, लार में प्रेजेंट होता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है। अब टाइलिन एंजाइम तो ठीक है, बेसिक चीज़ में पूछा जा सकता है स्पेलिंग टाइलिन की, तो भैया स्पेलिंग जो होती है PTYA है, P से स्टार्टिंग है, पी टाइलिन है ना कि टाइलिन है ना। तो देखिए, P साइलेंट है कहने का मतलब। लार में प्रेजेंट होता है टाइलिन एंजाइम, जो कि क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टार्च, उसको क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन सी, माल्टोस शुगर में कन्वर्ट करता है। इसीलिए जब हम रोटी को चबा चबा कर खाते हैं तो हमें क्या लगती है, मीठी लगती है। उसका कारण क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट, जो टाइलिन एंजाइम है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है, माल्टोस शुगर में चेंज कर देता है। तो ये मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख दिया कि कार्बो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोस शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। ये कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने यहाँ पे शुगर बना दिया, ठीक है, मतलब माल्टोस शुगर लिखा है। ये चीज़ हो गई। लार का पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है इसका। फिर देखिए, लार में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, जो कि एक एंटीबायोटिक की तरह वर्क करता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, मतलब मुख में एंटर करते हैं, उसको ये किल करने का काम करता है। कौन, लाइसोजाइम। फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये एडिशनल चीज़ें हैं आपके लिए, ये भी एडिशनल है क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं थी क्लास 7 NCERT में, लेकिन मैंने करा दिया है। मे भी पूछ लिया जाए तो अच्छी बात है, नहीं पूछता है तो अदर एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही कि लार में कौन सा एंटीबायोटिक के रूप में प्रेजेंट होता है। तो वो होता है क्या, प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है जो भी फूड के साथ आते हैं।
जो लार का पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है ना। और जो टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है लार में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है, मीन्स दैट स्टार्च को किसमें, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। यही कारण है कि रोटी हमें मीठी लगती है चबाने पर। एक चीज़ और, ये लाइसोजाइम है ना, ये लाइसोजाइम जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि ज़्यादा एक्टिव होता है। यही कारण है कुत्ते अपने घाव को चाट कर ठीक कर लेते हैं। आपने देखा होगा उनको डॉक्टर की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर कोई घाव हो जाता है तो उसको चाट कर ठीक कर लेते हैं। उसका कारण क्या है, लाइसोजाइम। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है ना। तो ये हो गया लार ग्रंथि से रिलेटेड। तो ये हमने माउथ तक, ये माउथ में 3 ऑर्गन बताया। अभी बाकी है क्या, टीथ। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं टीथ के बारे में आगे बात करती हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम टीथ के बारे में बात करते हैं ना। माउथ का जो अदर पार्ट है, अदर ऑर्गन है टीथ, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये दांत का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का दांत का स्ट्रक्चर होता है। जो दांत का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो हमें दिखाई देता है, जैसे ये मेरा दांत है, ठीक है, तो जो दिखाई दे रहा है पार्ट वाइट, उसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, और जो दांत का पार्ट अंदर हमारे मसूड़ों में घुसा हुआ है, धसा हुआ है, ठीक है, धसा हुआ जो पार्ट है उसको बोलते हैं रूट। तो यही चीज़ है, ये जो धसा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। और जो जबड़े के ऊपर वाला पार्ट जो हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, तो क्राउन एंड रूट क्लियर हुआ आपको। देखिए, जो क्राउन होता है उसके चारों तरफ मतलब क्राउन के चारों तरफ क्या होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं इनेमल। ठीक है, जैसे मेरा दांत है, वाइट जितना दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ जो कवरिंग है, बाहर की तरफ जो कवरिंग दिखाई दे रही है ना, यही है इनेमल। ठीक है, तो आपको समझ में इनेमल का मतलब। देखिए, दांत जो होता है हमारे माउथ में, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो पार्ट बाहर की तरफ दिखता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्राउन। या हम बोल सकते हैं कि जबड़े के ऊपर का भाग क्राउन कहलाता है। और जो जबड़े में धंसा रहता है उसको बोलते हैं रूट। ठीक है, रूट जो होता है वो मसूड़ों के बीच अलग अलग किस्में गर्तिका, सारे दांत जो होते हैं अलग अलग गर्तिका में, सॉकेट जिसे बोलते हैं, सॉकेट में धंसे रहते हैं। ठीक है, सॉकेट बोलते हैं, हिंदी में गर्तिका बोलते हैं, इंग्लिश में सॉकेट बोलते हैं। तो रूट जो होता है मसूड़ों में धंसा रहता है। ठीक है, अलग अलग उसमें सॉकेट में क्या होता है, धंसा रहता है। सारे दांतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक दांत की बात करें तो उसको बता रही हूँ कि ये कैसे होता है, सॉकेट में धंसा होता है। और उसके बाद क्राउन की बात करते हैं तो क्राउन के ऊपर ये बाहर का भाग होता है, इसके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं इनेमल। ये क्या होता है, इनेमल जो होता है इसकी कठोरता का कारण होता है फ्लोरीन। ठीक है, और दांत की कठोरता का कारण क्या होता है, वो होता है कैल्शियम। तो 2 चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है कि जो टीथ है उसकी बाहरतम आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है इनेमल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। इसकी कठोरता का कारण फ्लोरीन है और दांत की कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब रूट की बात करते हैं तो मसूड़ों के बीच गर्तिका में धंसा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो बस दांत में इतना याद रखना है। उसके बाद आते हैं प्रकार में। तो देखिए, हम दांतों के अगर अपने देखते हैं तो अलग अलग शेप में होते हैं, उनका वर्क भी अलग अलग होता है ना। उनके जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है और आकृति के साथ साथ उनके कार्य भी अलग होते हैं। तो टोटल दांत के जो टाइप हैं वो कितने हैं, 4 प्रकार के दांत हैं। कौन कौन से हैं, पहला है कृंतक। ठीक है, पहला कृंतक है, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवाड़क, चौथा है चवाड़क। इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं, इंसीजर या इंसाइजर बोल सकते हैं आप, इंसीजर या इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये हुए टोटल 4 नाम किसके, दांतों के। ओके, अब आगे बात करते हैं इनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ दांतों के शेप की बात करूँ तो देखिए, जो ये ऊपर के दांत हैं, ठीक है, और ये नीचे के जो सबसे बाहर वाले 4, ऊपर के 4 नीचे के 4, ये क्या है, कृंतक है। फिर देखा होगा नुकीले टाइप में, एक इधर लगा रहता है, एक इधर दांत है, ऐसे ही नीचे रहता है। मेरे दांत थोड़ा अच्छे नहीं है, मतलब मेरे दांतों के इधर उधर बहुत ज़्यादा गैपिंग, मतलब कहने का मतलब ख़राब दांत है ना। तो ख़राब दांत मतलब ऐसे नहीं कि गंदे हैं, बस अच्छे से उनके अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, बस ये चीज़ है। तो मैं अपने नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 4 ऊपर के दांत, 4 नीचे के दांत। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, इंसाइजर कहलाते हैं। उसके जस्ट बगल में नुकीले टाइप में लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, एक इधर एक इधर, वो क्या कहलाते हैं, रदनक कहलाते हैं। उसके बाद 4 दांत
ऊपर 4 और नीचे 4 दांत, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अग्र चवाड़ा कहलाते हैं। और उसके एकदम अंदर जाएंगे और अंदर साइड, तो वो चवाड़ा कहलाते हैं, ठीक है, जिनका वर्क होता है पीसना। अब मैं सिंबल की बात करती हूँ, इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो जो इंग्लिश में नेम है ना उसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको इंसाइजर बोला जाता है तो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैनाइन बोला जाता है तो सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको प्री मोलर बोला जाता है तो पीएम, प्री मोलर तो पीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये मोलर है एम तो इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब नंबर की बात करते हो तो मैंने बताया जैसे ऊपर के 4 दांत, नीचे के 4 दांत, टोटल कृंतक की जो संख्या होती है वो 8 होती है, ठीक है। उसके बाद कैनाइन की अगर बात करें तो साइड में नुकीले टाइप में लगे होते हैं, नीचे ऊपर एक एक, ठीक है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, टोटल कितने हुए 4, यानी ऊपर के जबड़े में 2, नीचे के जबड़े में 2, कितने हो गए 4 हो गए। अग्र चवाड़ा की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है 8 होती है, ऊपर के जबड़े में 4, नीचे के जबड़े में 4, टोटल 8। अब मोलर की बात करते हैं यानी चवाड़क की बात करते हैं तो इनकी संख्या टोटल 12 होती है, ऊपर 6 यानी 3 इधर होते हैं, 3 इधर होते हैं, 3 नीचे वाले साइड में इधर उधर होते हैं, टोटल कितने 12 हो गए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई 12। अब टोटल जोड़ते हैं 8 4 12 या 8 8 16 4 20 और ये 12 32 हो गया, तो टोटल कितने 32 दांत हो गए। अब आते हैं फंक्शन में। जो इंसिजर है इसका वर्क क्या होता है, तो पकड़ना और काटना। देखा होगा रोटी आप कभी साइड वाले दांत से या अंदर वाले दांत से नहीं पकड़ते हैं, जो बाहर के 4 दांत, ऊपर 4 दांत, इन्हीं से पकड़ना और काटने का काम किया जाता है ना। रदनक से क्या होता है, कोई चीज़ जैसे गन्ना छूते हैं ना तो साइड से ऐसे छीलते हैं ना, तो क्या करते हैं, मतलब चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, रदनक करता है, कैनाइन करता है। अग्र चवाड़क की बात करें तो ये क्या करता है, चबाने का काम करता है, ठीक है, और ये जो चवाड़क है ये क्या करता है, पीसने का काम करता है। तो यही काम यहाँ लिखे हुए हैं। अब आइए फ्रेंड्स मैं बात कर लेती हूँ कि डेंटल फॉर्मूला की बात कर लेती हूँ। देखिए डेंटल फॉर्मूला जो होते हैं ये सारे पेयर के फॉर्म में जो लिखे हुए हैं सेम इसी से निकाला गया। अब निकालने का प्रोसेस मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको सुपर टेट क्लास कराऊंगी, वहाँ पे ये फॉर्मूला बना कैसे वो भी आपको बताऊंगी। वैसे मैं जब यूपी ट्रिपल पेट की क्लास करा रही थी तो वहाँ मैंने इस चीज़ को बताया था, लेकिन अब यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि डेंटल फॉर्मूला ये होता है, जैसे सीटेट का पेपर हो जाता है उसके बाद हम सुपर टेट की सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट क्लासेस करेंगे और वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ भी अच्छे से ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही याद रखें क्योंकि मैं आपको बता दूँ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 NCERT में ये डेंटल फार्मूला नहीं था, ठीक है, यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं था, लेकिन मैंने सोचा लगा देते हैं क्योंकि जो प्राइमरी वाला है ना उसमें पूछा जाता है, डेंटल फार्मूला पूछा भी गया है। तो देखिए क्या होता है डेंटल फार्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू में 2, अगर इससे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, इससे यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 तो 4 4 8 हो गया, ये आ गया है ना। फिर 2 1 2 2 1 2 तो 2 2 4 हो गया, ये वाला आ गया। फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8 ये वाला आ गया। 2 3 6 2 3 6 6 6 12 ये वाला आ गया। तो थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इससे हम ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सेम वैसे इससे ये प्राप्त कर सकते हैं, है ना। डेंटल फार्मूला क्या है 21 23 21 23 इंटू में 2, 21 23 21 23 21 23, ठीक है, 21 23 अपॉन में 21 23 और इंटू में 2, बस ये याद रखना। ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही है, क्यों सेम है, क्योंकि ये निकालना है ना, तभी तो समझ में आएगा, है ना। अब आते हैं देख लेते हैं, यहाँ मैंने थोड़ा सा कॉलम में ही निकलने का समय, ये सूरज निकलने का समय नहीं है फ्रेंड्स। दांत की बात करी जाए, आपने ये चीज़ तो पता ही है आपको कि दूध के दांत होते हैं और स्थायी दांत होते हैं ना, अस्थायी स्थायी दांत। अस्थायी दांत जो होते हैं उन्हें दूध के दांत, मिल्क टीथ कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है 20 होती है। तो वही मैं बताने जा रही हूँ क्योंकि रिट में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। सो मैं सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें को साथ लेकर चल रही हूँ अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है तो मैं सारी चीज़ें करा रही हूँ। देखिए ये चीज़ उसमें बात करी गई क्लास 7 NCERT में, स्थायी और अस्थायी दांतों की थोड़ी बात करी गई, ज़्यादा नहीं करी गई। तो देखिए क्या है, निकलने के समय की अगर बात करी जाए तो आप खुद ही समझिए, जो सबसे पहले हमारे दांत टूटते हैं तो ये आगे वाले ही टूटते हैं, है ना। तो जो आगे वाले हमारे दांत हैं, मतलब जो कृंतक हैं, ये क्या है 2 बार आते हैं, है ना। उसके बाद ये जो चिड़नी फाड़ने वाले हैं रदनक हैं, ये भी 2 बार आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी 8 हो गई, इनकी संख्या कितनी 4 हो गई। अब एक बार ये वाले दांत जो अग्र चवाड़क है, मतलब जो चबाने का काम करते हैं, ये 2 बार नहीं आते भाई, है ना। तो ये कितनी 1 बार आते हैं, इनकी संख्या कितनी है 8 है, ठीक है।
अब यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना है, ज़्यादा ध्यान देना है। जो मोलर हैं इनकी संख्या टोटल 12 है। देखिए टोटल संख्या कितनी है, 12। 12 में 8 दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं, और जो ये 4 दांत होते हैं ना ये 1 बार निकलते हैं, जिन्हें दाढ़ के दांत या बुद्धि के दांत भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बुद्धि के दांत भी कहा जाता है, और गाँव में क्या बोलते हैं, ये विजडम टीथ है ना, बुद्धि के दांत, और गांव में कहते हैं दाढ़, दाढ़ जिसे बोलते हैं ना। तो ये एक ही बार निकलते हैं, दाढ़ हमेशा एक ही बार निकलते हैं सबके, किसी के 2 बार नहीं निकलते हैं ना। तो देखिए इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। 2 ऊपर 2 नीचे की बात करी जा रही है। ठीक है, और 8 जो होते हैं ये कितने बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी है, 20 है। स्थायी दांतों की संख्या 12 है। दूध के दांतों की 20 कैसे, देखिए 2 बार ये निकल रहे हैं, 2 बार ये निकल रहा है, 8 4 12 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 2 बार ये निकल रहे हैं, तो 12 8 20 हो गया। तो 20 दांत हो गए आपके, यानी कौन कौन से, ये 8 हो गया। आप अगर अपने नोट्स बनाना ना तो वहाँ पर ये दांतों के नाम लिख देना। ठीक है, कृंतक हो गया, उसके बाद कृंतक की संख्या 8 लिख देना, फिर रदनक हो गया, इनकी संख्या 4 लिख देना। उसके बाद ये जो चवर्णक है उनमें से 8 दांत लिखना, सिर्फ आप जो होते हैं वो कितने, 2 बार निकलते हैं। और जो स्थायी दांतों की संख्या होती है वो कितनी है, तो वो है 12। और 12 कौन कौन से है, तो ये भैया ये 4 हो गए और ये 8 हो गए, है ना। तो 8 4 12। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि दांतों की संख्या 2 बार और 1 बार कैसे, कौन से 2 बार निकलते, कौन से 1 बार निकलते। तो ये हो गया 30 से रिलेटेड, मतलब माउथ का पूरा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम बात करेंगे ग्रसनी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। और हाँ, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ, हेल्पफुल तो है ही, बार बार कहने का क्या मतलब है। फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। और वैसे तो मैं अपना काम कर ही रही हूँ, करती रहूँगी। ठीक है, सो सारी क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कौन कहाँ से है, चलिए ये चीज़ नहीं पूछेंगे क्योंकि जब हम नहीं बताते हैं तो मैं क्या, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, है ना। बस आप बस लाइक करिए, कमेंट भी कर दिया करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अच्छा ख़राब दोनों करिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, हम नहीं करा पा रहे हैं सही से, तो आप उसका भी कमेंट करिए, है ना, कि मैम यहाँ पे आप सुधार करिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे बताना चाहिए। जो भी आपको कमी लगे वो बताइए, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी बड़ाई ही करें, आप जो बुराई मतलब उस तरीके से मत करें कि डिमोटिवेट हो। हम हमारी पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करें कि मैम यहाँ पे ये ऐसे होना चाहिए, तो मैं उसको ज़रूर सुधारूंगी। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम ग्रसनी यानी फेरिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, फूड माउथ से होके कहाँ आता है, ग्रसनी में आता है। अब ग्रसनी में बात करते हैं। देखिए ग्रसनी और ग्रास नली को मैं साथ में बात करूँगी, यानी फेरिंग्स और इसोफेगस या इसोफेगस जिसे बोला जाता है, दोनों के बारे में साथ में बात करेंगे। क्या याद रखना है, आहार नाल का एक ऐसा अंग जिसमें क्या होता है, फूड और एयर दोनों का संवहन होता है, कंडक्शन होता है, वो होता है ग्रसनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आहार नाल का यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें फूड और उसका एयर, विंड का, ठीक है विंड नहीं बोलेंगे, विंड एयर दोनों बातें है, यानी कि भोजन और वायु दोनों का संवहन होता है, वो होता है ग्रसनी। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा है फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस जो है, इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते हैं। माउथ में होता है बिकॉज वहाँ पे टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है ना, मैंने बताया था। लेकिन ग्रसनी यानी कि जो फेरिंग्स और ओइसोफेगस है, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर क्या होता है, फूड और एयर दोनों का कंडक्शन होता है, तो वो ग्रसनी है। ओनली ग्रसनी है जहाँ पर फूड और एयर दोनों का कंडक्शन होता है। और ग्रसनी और ग्रास नली ये दोनों के दोनों ऐसे जहाँ पर क्या होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता। तो दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वही सिर्फ मैंने यहाँ पर लिखा है, जबकि समझाया बहुत सारा था।
कि यहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। जब ग्रसनी से फूड कहाँ आता है, ग्राफ नली में आता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, कि फूड विंड पाइप में ना चला जाए, वायु नली में ना चला जाए, यानी वायु जो है वो वायु नली में जाए, विंड पाइप में जाए और फूड पाइप में जाए। ठीक है, तो ये इसमें हेल्प करता है कौन सा, एपिग्लॉटिस। तो वो याद भी रखोगे तो भी अच्छी चीज़ है, वैसे जान लो क्योंकि हमारी बॉडी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं हम आमाशय की, यानी स्टोमक की बात करते हैं। आमाशय क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है आमाशय। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, इस तरीके से घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो जे शेप्ड स्ट्रक्चर में थैलीनुमा आकार में होता है। आगे बात करते हैं जो आमाशय है, इसमें क्या होता है, इसकी जो आंतरिक दीवारें हैं, ठीक है, इसकी जो आंतरिक दीवारें वो कैसी होती है, श्लेष्मल होती हैं। श्लेष्मल मतलब म्यूकस उसमें होता है। ये म्यूकस क्या करता है, जो एसियल सेक्रीट होता है ना, तो उस एसियल क्या है, एसिड है, तो एसिड से जो स्टोमक है उसकी दीवारें खराब हो सकती है ना, नष्ट हो सकती हैं। तो उनकी दीवारों को नष्ट ना उससे क्या करता है, ये हेल्प करता है, मतलब कि नष्ट होने से बचाता है। मैंने क्या बोला, स्टोमक जो होता है उसकी जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो कैसी होती है, म्यूकस होती है ना, चिपचिपी टाइप में। म्यूकस जो होता है ये एक ग्लैंड है, जिससे जो जठर ग्लैंड है ना उनसे ये म्यूकस सिक्रेट होता है। ठीक है, तो थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, बट एनसीईआरटी में सिर्फ ऐसे था तो इसीलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। वरना बात करी जाए तो यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जठर ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती है, जिनमें से एक ग्लैंड है जिससे क्या होता है, ये म्यूकस सिक्रीट होता है। और ये म्यूकस का वर्क क्या होता है, जो उसकी दीवारें होती हैं, आमाशय की दीवारें होती है स्टोमक की, एसियल के कारण वो नष्ट ना हो तो उससे क्या होती है, क्षय होने से बचाती हैं। कौन, ये म्यूकस बचाता है। ठीक है, उसके बाद एसियल जो होता है वो क्या करता है, फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया आते हैं अंदर चले जाते हैं। पहले तो बैक्टीरिया लाइसोजाइम माउथ में प्रेजेंट होता है, वहाँ किल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच के चले जाते हैं पेट में तो वहाँ पर कौन किल करता है, तो एसियल मारता है, उनको किल करने का काम करता है। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, तो साथ का साथ ये जो ये स्टोमक है इसका जो मीडियम है ना, अम्लीय बनाने का वर्क करता है। तो साथ ही साथ यह माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि क्या हो सके, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे जो एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कौन सा एंजाइम बताया था, तो पेप्सिन हो गया, रेनिन, वो अच्छे से वर्क कर सके। अब देखिए क्या होता है, जो आमाशय है वहाँ पे क्या होता है, 70% प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में 70% प्रोटीन का पाचन होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यहाँ पे दो प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन। तो यहाँ पे कौन कौन से मैंने लिखा है, यहाँ पे 70% प्रोटीन का पाचन होता है, बिकॉज यहाँ लिखा मैंने, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन एंजाइम। ठीक है, दो प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट है जिनका नाम है पेप्सिन और रेनिन। ये नाम याद रखना आप। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। ये पेप्सिन क्या करता है, सामान्य प्रकार के प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन जो होता है दूध में उपस्थित, जो मिल्क में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन होती है उसका पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। और दूध का रंग जो व्हाइट होता है इसी केसिन प्रोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन दूसरा इसका इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। उसके बाद बात करेंगे स्टोमक का आंतरिक स्तर जो होता है वो श्लेष्मल होता है, यानी म्यूकस टाइप का होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड के थ्रू म्यूकस सिक्रीट होता है। ठीक है, वो ग्लैंड का नाम नहीं याद रखना हम लोगों को, सिर्फ ये याद रखना कि म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, स्टोमक की दीवारों को नष्ट होने से बचाता है, क्षय होने से बचाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एसियल की। एसियल क्या करता है, जो भी फूड के साथ अनेक जीवाणु आते हैं जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, माउथ में तो किल होते हैं, बाद में अगर पहुँच गए हमारे पेट तक तो होता क्या है, उनको ये किल करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, जो भी मीडियम होता है उसको क्या करता है, अम्लीय बनाता है। जिससे क्यों ऐसा करता है, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो अच्छे से काम कर सके, है ना। जो पेप्सिन और रेनिन है ये अच्छे से काम कर सके, प्रोटीन का अच्छे से पाचन कर सके। प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहाँ स्टार्ट होता है, तो वो हो जाता है आमाशय में ही। और कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाए कहाँ पर होता है, तो वो होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और अगर फैट की बात करें तो ना ही माउथ में होता है ना ही आमाशय में होता है, वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी, इसलिए यहाँ पे स्पेस था, फिर भी मैंने नहीं लिखा। इसका कारण है कि मुझे उसमें अग्न्याशय भी बताना है और लीवर के बारे में बताना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तो इस वजह से उसको वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे मैंने लिखा पाचक रस, प्रोटीन को क्या करते हैं, जो पाचक रस होते हैं प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वही लिखा, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में विघटित करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है,
सो ये था फेरिंग्स और ओइसोफेगस स्टोमक से रिलेटेड। ये सारे पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं वही लिखा रही हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, समझा तो मैंने बहुत सारी चीज़ें दी, ठीक है। सो कैसी लगी हमारी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।